everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जब भी हमने मैनेजमेंट का कोई फंक्शन पढ़ा है तो उसमें हमने इम्पॉर्टेंस और फीचर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि केस स्टडीज़ में अक्सर यही पूछा जाता है कि ये कौन सा फीचर है, इसके साथ इसके दो एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस या फिर कुछ भी बता दो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करना ज़रूरी है। विद दैट केस स्टडीज़ में कई बार ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं जो आप इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की वजह से समझ पाते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो इनको स्किप नहीं किया जा सकता। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि अगर यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स मेंशन है तो 7-8 पूरे के पूरे आपको पढ़ना ज़रूरी है। गॉन आर दोज डेज जहाँ पे हम 2-3 पढ़ के काम चला लेते थे, अब वो काम नहीं चलेगा बिकॉज अब केस स्टडीज़ आती हैं। मैं हर बार ये लाइन बोलती हूँ और इसी वे में बोलती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको इसी वे में पढ़ना भी है। अब पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम इसका क्रक्स या फिर हम बोल सकते हैं कि समरी हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे हर एक एडवांटेज, हर एक इंपॉर्टेंस को, ठीक है। उसके बाद हम एक एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट लेंगे और उसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि अगर मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऐसे में आप सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स इनके बारे में लिखेंगे तो बहुत होगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज अलग से 3 नंबर में पूछ लिया गया तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप? उस टाइम पे आपको वो सब लिखना पड़ेगा जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अब आगे जाके। तो चलिए मैं पहले आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ कि क्या क्या है इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इज फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। एक वैकेंसी आपके ऑफिस में आई है, उस वैकेंसी पे आप ऐसा सा कोई भी इंसान रख सकते हो वैकेंसी फिल करने के लिए, और एक कोई बढ़िया सा इंसान भी रख सकते हो। फ़र्क क्या आएगा? जब आप कोई ऐसा सा इंसान रखोगे तो प्रोडक्टिविटी भी ऐसी सी होगी, लेकिन आप कोई ढंग का इंसान रखोगे तो प्रोडक्टिविटी भी वैसी होगी। तो ये बोलते हैं स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस यहीं पे समझ में आता है, क्योंकि स्टाफिंग में हमें इंश्योर करते हैं, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होती है, विदाउट स्टाफिंग कोई नहीं रह सकता, राइट। भैया नए लोगों को हायर तो करना पड़ेगा ना जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बोलते हैं सही इंसान को, कॉम्पिटेंट इंसान को ढूंढ के लाना स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस है। इसकी वजह से ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में सही इंसान आ पाता है। देन प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। आप सही इंसान को तो ढूंढ के ले आए हो, लेकिन आपने उसको गलत पोजीशन पे बिठा दिया। अब मैं कोई इंसान को ढूंढ के आई हूँ जो बहुत अच्छा फोटो खींचता है, ठीक है। अब मैं उससे स्कैनिंग वाला काम करा रही हूँ और स्कैनिंग वाले से फ़ोटो खिंचवा रही हूँ। अब क्या कोई तुक बैठेगा? क्या वो काम अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो स्टाफिंग इंश्योर करता है कि सही इंसान को ना सिर्फ आप ढूंढ के लाओ बल्कि उसको सही पोजीशन पे भी बिठाओ। देन ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। भैया अब जब सारी ही पोजीशन पे एफिशिएंट लोग बैठे होंगे, अच्छे लोग बैठे होंगे, प्रोडक्टिविटी देने वाले लोग बैठे होंगे, तो सबकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके ऑर्गेनाइजेशन का ही तो भला होगा। तो ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मैं किसी काम में अच्छी हूँ, अगर वो काम मैं खुद से कर रही हूँ तो ऐसे में मैं कम वेस्टेज करूँगी। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ मुझे पेंटिंग आती है, ठीक है, तो मैं पेंटिंग कर रही हूँ। अब मैं कलर्स का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करूँगी जितना रिक्वायर्ड होगा। बट आप एट द सेम टाइम किसी अनसीखे को ये पर्टिकुलर काम दे दो, पेंटिंग का काम दे दो, वो क्या करेगा? एक ही ब्रश में इतना इतना पेंट भर के लगा देगा। उसको ये पता ही नहीं होगा कि पानी भी ऐड करते हैं थोड़ा बहुत, एक लेयर ज़्यादा अच्छा ना आए तो 2 लेयर करते हैं। तो ऐसे में वो वेस्टेज कर रहा है रिसोर्सेज की, बट काम अच्छे से नहीं कर रहा। हेल्प्स इन कम्पीटिंग। अब जब हर एक इंसान इतना अच्छे वे में, कॉम्पिटिटिव वे में काम कर रहा होगा तो ऐसे में कंपटीशन और बढ़ेगा लोगों के बीच में, नेक टू नेक कंपटीशन होगा, क्योंकि हर किसी को अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है। और ऐसे सिनेरियो में अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ही तो तरक्की करेगी। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब आपको सही टाइम पे उन्हें प्रमोशन दे दोगे आप उन्हें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए सही टाइम पे अप्रेजल दोगे, प्रमोशन दोगे, सब कुछ दोगे, तो वो भी तो खुश रहेगा ना। उसने 10 साल पहले नौकरी स्टार्ट की थी, आपने आज तक उसे कोई प्रमोशन नहीं दिया, वो 10 साल तक आपके पास टिकेगा ही नहीं। लेकिन आपने 2 साल बाद उसे प्रमोशन दिया, फिर 4 साल बाद उसे प्रमोशन दिया, तो ऐसा इंसान तो चाहेगा ना भाई आपके पास रहना। तो यहाँ पे उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस।
अगर स्टाफिंग अच्छा है तभी बाकी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तभी वर्क करेगा, प्लानिंग तभी वर्क करेगी, ऑर्गेनाइजिंग तभी वर्क करेगी जब स्टाफिंग ढंग से हुई होगी। एक्चुअली ना मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं ना वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक के बिना काम नहीं चलेगा। आप सोचिए अगर इनमें से किसी के बिना काम चल जाता तो क्या ज़रूरी होता हमारे लिए इतने फंक्शंस कंबाइन करना? बिल्कुल भी नहीं। हम एक दो फंक्शन ही पढ़ रहे होते, लेकिन हम ये सारे फंक्शन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सारे पढ़ना इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम ये सारे फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। सो ये हो गई ब्रीफिंग अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड से ये एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स की मदद के साथ। सो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट से पहले कुछ लाइंस लिखी हुई हैं वो पढ़ लेते हैं हम। इट सेज एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू अटेन नंबर ऑफ वन पोजीशन इन मार्केट एंड इनएफिशिएंट ब्रिंग यू डाउन इन द मार्केट। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान है जो बहुत अच्छा है काम करने में, एट द सेम टाइम ये इंसान है जो बहुत ही बेकार है काम करने में। एक इंसान बहुत अच्छे से काम करता है, दूसरा इंसान बहुत बेकार वे से काम करता है। अगर आपने इस पर्टिकुलर इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा, अगर आपने इस इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा मैन और ऑर्गेनाइजेशन का मिक्सचर हो गया बट ऑर्गेनाइजेशन ये है, ठीक है, तो इसमें रखा आपने, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयां छूने की परमिशन देगा, मतलब ऊंचाइयों पे लेके जाएगा एक्चुअली। लेकिन वहीं पे अगर आपने एक गलत इंसान को हायर कर लिया तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डुबाने का काम भी कर सकता है। तो सही इंसान जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाता है, गलत इंसान वहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नीचे भी लेके जा सकता है। हमने पास्ट में इतने लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को नीचे आना पड़ा जस्ट बिकॉज 2-3 लोगों की गलती हो गई। तो सही इंसान जहां ऊपर लेके जाएगा, गलत इंसान वहीं नीचे लेके भी आएगा आपको। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझनी होती हैं तो जो भी चलता रहता है ना करंट में, उन इवेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं सहारा वाले को जेल हो गई, विजय माल्या पैसे लेके चला गया, नीरव मोदी पैसे लेके चला गया, तो इन सब चीज़ों को पढ़ा करो। ये आपको ना बिजनेस स्टडीज़ की और ज़्यादा अच्छी नॉलेज देंगे, ये आपको एक्चुअली बिजनेस के बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो ऐसा मत समझो कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि हमें नहीं पढ़ना, नहीं, वो सारी चीज़ें पढ़ो ताकि आपको सिलेबस और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। सो न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिए। इसके बाद ये बोलते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। भैया ऑर्गेनाइजेशन खुद से काम नहीं करती। मैं बोलूँ मैंने एक बिल्डिंग बना के रख दी है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के रख दिया है पूरा, अब खुद से काम हो जाएगा सारा, तो क्या हो जाएगा? क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या बिल्डिंग खुद से हाथ पैर चला के काम करेगी? क्या नहीं करेगी ना। लोग ही होंगे जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके, इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन को कहीं लेके जाएंगे, ऊपर या नीचे। अगर सही इंसान हुए तो ऊपर, गलत इंसान हुए तो नीचे। तो अपने आप कुछ नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ को ही करना पड़ता है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट, जो कि है filling the roles of by obtaining competent personnel। अब देखिए अब ये जो है ये बहुत अच्छा मेकअप कर लेती है, ये लड़की बहुत अच्छा मेकअप कर लेती है, ठीक है। ये आपके पार्लर में आई, ओके, इसने उसे आपको बोला कि मुझे हायर कर लो। आपने इसे हायर कर लिया लेकिन मेकअप के लिए नहीं किया, हेयर डू के लिए कर लिया। जिन बच्चों को नहीं पता हेयर डू क्या होता है, तो हेयर की स्टाइलिंग होती है, मतलब जैसे होता है ना जूड़ा बनाना, ये बनाना, वो बनाना, शादी में लड़कियां बनवाती हैं, तो बस वही है हेयर डू आपका। सो मेकअप में अच्छी थी लेकिन उसको आपने हेयर डू के लिए रख लिया। अब क्या वो अच्छे से बाल बना पाएगी लोगों के? बताइए। तो यहाँ पे कमी उसमें नहीं है, कमी उसके एफर्ट्स में नहीं है, कमी आपके स्टाफिंग प्रोसेस में है। मतलब आपने बीइंग अ पार्लर वाले जो सिलेक्शन किया वो तो सही था, लेकिन उसके बाद जो उसकी प्लेसमेंट करती आपने वो गलत थी।
सो अच्छा स्टाफिंग इंश्योर करता है कि सही इंसान सही जॉब पे ही बैठे। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इस पर्टिकुलर पार्लर में अच्छे से स्टाफिंग हुई होती तो ऐसे सिनेरियो में मेकअप वाले को आप मेकअप करने के लिए ही हायर करते और वो फिर आपको दिखाती क्या बन के, वो टिकटॉक क्वीन बन के काइंड ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पे आपने सिलेक्शन तो अच्छा कर लिया लेकिन उसकी प्लेसमेंट गलत कर दी, तो यहाँ पे स्टाफिंग में गलती थी। तो अच्छा स्टाफिंग, यहाँ से समझ में आता है अच्छा स्टाफिंग क्या करता है। अच्छा स्टाफिंग इंश्योर करता है कि सही इंसान को, कॉम्पिटेंट इंसान को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जगह दे रहे हैं, जिसके कारण अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। सो इट सेज staffing function is needed to fill the job position. There will be no use of job position unless and until these are occupied by employees, and it is through staffing function only that the employees are appointed to fill the vacant jobs. अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, वैसे यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं। तो क्या वो मशीन्स अपने आप से स्टार्ट हो जाएंगी, अपने आप से काम करना शुरू कर देंगी, अपने आप से टेलरिंग का वर्क स्टार्ट कर देंगी, अपने आप से कपड़े बनाना शुरू कर देंगी? नहीं ना, सबको चलाने के लिए क्या लगेगा? इंसान लगेगा। तो इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लाना, कॉम्पिटेंट इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लाना और उसको सही रोल पे बिठाना इज़ व्हाट द वर्क ऑफ स्टाफिंग इज़। और यहीं से उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चलती है, क्योंकि सही इंसान सही काम करेगा तो सही रिजल्ट आएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी सही सही दिशा में सक्सेस पा लेगी। सो दिस वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, फर्स्ट नीड, बेनिफिट, एडवांटेज, कुछ भी बोल सकते हैं आपको। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले हम डिस्कस करते हैं ना तो हम अलग अलग नाम से डिस्कस करते हैं चीज़ों को, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी हैं। इन्होंने बोला आप इसको इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हो, आप इसे नीड भी बोल सकते हो, आप इसे बेनिफिट भी बोल सकते हो और आप इसे एडवांटेजेस भी बोल सकते हो। तो पेपर में अगर कभी आया कि एडवांटेजेस लिखिए तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से पॉइंट्स लिखे, बुक में तो एडवांटेजेस थे ही नहीं बेटा, जो इम्पॉर्टेंस है वही आपके क्या है, एडवांटेजेस हैं, और वही आपकी नीड भी है और बेनिफिट भी है। तो कुछ भी नाम आ सकता है, बस आपको लिखना यही सब है। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस। अब हम जंप करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस पे। सेकेंड पॉइंट बोलता है इम्पॉर्टेंस या एडवांटेजेस का, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अच्छा, अब हम थोड़ा सा खुद की तारीफ खुद करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एमबी में वैकेंसी थी फॉर अ बिजनेस स्टडीज टीचर, ठीक है, और कोई मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर आके आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा होता तो क्या होता? क्या होता? अब आप समझ जाइए क्या होता। सो बेसिकली ये बोलते हैं कि स्टाफिंग इंश्योर करता है कि ना सिर्फ कॉम्पिटेंट इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, जो कि हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा है, बल्कि एट द सेम टाइम उसे सही टाइम पे सही जगह पे प्लेस भी किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, यहाँ पे मैथ्स टीचर भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, ये भी है, वो भी है, सब है, लेकिन जो अच्छा इंसान फिजिक्स पढ़ा सकता, जो इंसान अच्छे से फिजिक्स पढ़ा सकता है, उसे फिजिक्स के लिए काम देना, फिजिक्स पढ़ाने का काम देना इज़ व्हाट द राइट स्टाफिंग इज। आप फिजिक्स वाले से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री वाले से बायो पढ़वा रहे हो, बायो वाले से मैथ्स पढ़वा रहे हो, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी? वो हो सकते हैं माहिर फिजिक्स में, लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़वाओगे तो वो कोई अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सो सेम वे में ये बोलते हैं कि स्टाफिंग इंश्योर करती है कि एक इंसान जिस काम में अच्छा है, आपने सही इंसान को चूज तो कर लिया है, लेकिन ये इंसान जिस काम में अच्छा है उसे वही काम करने के लिए अगर आप देते हैं तो उसे हम बोल देते हैं स्टाफिंग। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको याद है अपन ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बराक ओबामा जी कहाँ आ रहे हैं, यूएसए से इंडिया आ रहे हैं घूमने के लिए, और उनको ढोकला खाना है क्योंकि उनकी पूरी फैमिली और उन्हें ढोकला खाना बहुत पसंद है। अब आप ढोकले वाले बनाने वाले को हायर करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आपने
बेस्ट डोसा बनाने वाला, मतलब साउथ का बहुत फेमस बेस्ट डोसा बनाने वाला इंसान था, उसको हायर कर लिया है। ठीक है, आपने इस इंसान को हायर कर लिया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भैया साउथ इंडियन जितना भी होगा तू देख लेना। अब एकदम ढोकले की रिक्वायरमेंट आई, आप उसे बोल रहे हैं छोड़ छोड़ साउथ इंडियन छोड़, ढोकला बना। मतलब ऐसा इंसान जिसको आपने हायर किया था डोसा बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, कौन वाला डोसा है, ठीक है, डोसा बनाने के लिए, आज आप उससे ढोकला बनवा रहे हैं। सोचिए, क्या ढोकला अच्छा बनेगा? क्या ये अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? आंसर इज व्हाट? नो। जो इंसान जो काम अच्छे से कर सकता है उससे वही काम करवाइए। अगर आप उससे बाकी काम कराएंगे तो वो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसे हायर कर देते हैं, ठीक है, फॉर से मैंने एक इंसान को हायर किया अकाउंटिंग के लिए। अब वो उसको टैली वैली बहुत अच्छे से चलाना आता है, वो अकाउंटिंग कर रहा है, लेकिन ना मुझे अब अकाउंटिंग का मेरा थोड़ा काम खत्म हो गया, मुझे ना थोड़ा सा पीपीटी बनवाना है। तो मैंने उसे बोला छोड़ अकाउंटिंग के काम को अभी साइड कर, तू पीपीटी बना। क्या वो अच्छी पीपीटी बना पाएगा? अब वो कॉम्पिटेंट किस काम में था? वो अकाउंटिंग में कॉम्पिटेंट था, उसको टैली आती थी, वो पीपीटी कैसे बना पाएगा? अब आप लोगों को तो टैली का मतलब ही नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। टैली इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जो कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। वो अपन जर्नल एंट्रीज वगैरह करते हैं ना, उसके लिए टैली इस्तेमाल होता है। आई डोंट नो आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता, मेरे टाइम पे वो जिंदे है, बट टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो, जर्नल एंट्रीज वगैरह वो सब फीड कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली आपको जिस काम के लिए हायर किया गया है आपसे वही काम कराना चाहिए, और यही इंश्योर करता है स्टाफिंग भी। सो एक और इम्पॉर्टेंट स्टाफिंग का बोलता है कि भैया ना सिर्फ सही इंसान ढूंढ के लाओ बल्कि उससे सही काम भी करवाओ। सही काम का मतलब ये नहीं है कि लीगल काम कराओ, इलीगल काम मत कराओ, नहीं, जिस काम में वो कॉम्पिटेंट है। अब आप बोलेंगे मैम वो इलीगल काम में कॉम्पिटेंट है, तो बेटा इलीगल काम के लिए कोई हायरिंग नहीं होती एज सच प्रोफेशनली। ठीक है, तो स्टाफिंग बेसिकली इंश्योर करता है कि सही इंसान सही जॉब पे हो। स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करके आप सही इंसान को चुन के लाते हैं, और ऐसे आप उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाते हैं। एम्प्लॉयज आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। अब आप एक टीचर से कैमरामैन वाला काम कराओगे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, और कैमरामैन से टीचर वाला काम कराओगे तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आप अच्छे से काम नहीं करवा पाए उसे, क्यों? क्योंकि आपने स्टाफिंग प्रॉपर नहीं की। तो स्टाफिंग की नीड यहीं पे अराइज होती है कि जब आपको चाहिए होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फ्लरिश करे तो आपको सही इंसान को सही जॉब पे प्लेसमेंट भी देना पड़ता है। That's our second point of importance. Now we will study about the third point of importance, that is growth of enterprise. Okay, so growth of enterprise के लिए फिर से हम खाने का एग्जाम्पल लेते हैं because we love food, right? तो यहाँ पे आपका एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, अब आप मल्टी क्यूजिन में वो करते थे, डील करते थे, तो यू यूज टू ऑफर एवरीथिंग, चाहे वो साउथ इंडियन हो, इटालियन हो, या फिर कोई भी और फूड हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इट्स ओके, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ साउथ इंडियन, ये नॉर्थ इंडियन, ये इटालियन, ठीक है। अब ये जो शेफ़ थे आपके यहाँ के, हम कुक नहीं बोलेंगे, हम शेफ़ बोलेंगे क्योंकि बड़ा रेस्टोरेंट है आपका, ठीक है। तो ये जो शेफ़ थे आपके, ये अपने अपने काम में क्या थे? प्रो थे, ठीक है। ये बहुत बढ़िया साउथ इंडियन बनाता था, मतलब लोग चट कर जाते थे पूरा। ये उतना ही बढ़िया नॉर्थ इंडियन बनाता था, और ये इटालियन फूड बहुत अच्छा बनाता था। अब आप सोचिएगा और देखिएगा, जस्ट बिकॉज आपने इसको साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए हायर किया, इसको नॉर्थ इंडियन खाना बनाने के लिए हायर किया, और इसको इटालियन बनाने के लिए हायर किया, तो ऐसे में कस्टमर आपके यहाँ पे आएंगे हर वो बेस्ट चीज़ खाने के लिए जो आपकी रेस्टोरेंट की फेमस है।
अब 3 चीज़ें ऑफर कर रहे हो और तीनों बेस्ट के द्वारा बनाई जा रही हैं, तो मतलब कस्टमर भी आपके यहाँ पे बहुत सारे आने वाले हैं। अब जिसको नॉर्थ इंडियन खाना है वो नॉर्थ इंडियन खाने आएगा, जिसको साउथ इंडियन खाना है वो साउथ इंडियन खाने आएगा, जिसको इटालियन खाने आना है वो इटालियन खाने आएगा। तो मैक्सिमम क्राउड आपके पास आ रहा है। जब मैक्सिमम क्राउड आपके पास आएगा और किसी और रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा तो आपकी सेल्स इंक्रीज होंगे। सेल्स मतलब आपके यहाँ पे मतलब कस्टमर बेस बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो अब आप सोचेंगे क्यों ना मैं एक और रेस्टोरेंट खोल लूँ। यही होता है ना, इंसान पहले एक छोटी सी शुरुआत करता है, छोटी शुरुआत से फिर वो बड़े पे जाता है, फिर और बड़े पे जाता है, फिर और बड़े पे जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग में हमने सीखा था, एक इंसान ने ठेला लगाना शुरू किया पानी पूरी का। पहले बहुत बेसिक सा ठेला था, फिर बहुत शानदार ठेला हो गया, फिर उसने शॉप परचेज कर ली, फिर उसने ब्रांचेस खोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी यही हुआ, पहले आपने एक होटल चलाया, उस होटल में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ गया था कि आपको फिर दूसरा होटल खोलना पड़ा, दूसरा रेस्टोरेंट खोलना पड़ा। तो यहाँ पे आपकी क्या हुई है, यहाँ पे आपकी तरक्की हुई है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ हुई है। तो ये ग्रोथ क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि आपने सही इंसान को सही काम के लिए सही जगह पे रखा था। पर ऑन कॉन्ट्ररी, दोबारा से अब सोचो, ये तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से काम में बेस्ट है। ये साउथ इंडियन में बेस्ट है, ये नॉर्थ इंडियन में बेस्ट है और ये इटालियन में बेस्ट है। पर आपने इस इंसान को इटालियन बनाने के लिए हायर किया, इटालियन फूड बनाने के लिए आपने इसे हायर किया, और इस इंसान से आप बनवा रहे हैं साउथ इंडियन फूड, और इससे बनवा रहे हैं नॉर्थ इंडियन फूड। सो एक्सक्यूज मी, इटालियन बनवा रहे हैं साउथ इंडियन बनाने वाले से, नॉर्थ इंडियन वाले से साउथ इंडियन फूड बनवा रहे हैं, और इटालियन वाले से नॉर्थ इंडियन फूड बना रहे हैं। अब आप ऐसे में सोच के देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता। ना इनका ये फूड अच्छा बनता, ना इनका ये फूड अच्छा बनता, और ना ही इनका ये फूड अच्छा बनता। और अल्टीमेटली जो ये कस्टमर आपके पास आ रहे थे वो आना कम हो जाते, वो आना बंद कर जाते। तो ऐसे में क्या आपका रेस्टोरेंट चल सकता था? नहीं चल सकता था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि आपने सही लोगों को सही काम के लिए नहीं हायर किया। तो स्टाफिंग का एक और इम्पॉर्टेंस हमें यहाँ से समझ में आता है कि अगर आप सही इंसान को सही जगह पे सही टाइम पे प्लेस करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ग्रो करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ये बोलता है बाय अपॉइंटिंग efficient staff, by appointing efficient staff, staffing ensures continuous survival and growth। जब आप अच्छा खाना बनवाओगे, अच्छे कस्टमर आपके पास आ रहे होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी चलती जाएगी, ऐसा कोई ब्लंडर नहीं होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फोर्सफुली बंद नहीं होना पड़ेगा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ पूरी की पूरी डिपेंड करती है स्टाफिंग फंक्शन पे। As organization grows with the efforts of its employees only। ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन खुद से नहीं चलने लगती है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोग लगते हैं, और सही लोग लगते हैं, ना कि गलत लोग। गलत लोगों को हायर करोगे ऑर्गेनाइजेशन नीचे जाएगी, सही लोगों को हायर करोगे ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाएगी। तो ऐसे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ग्रोथ आपके हाथ में है अगर आप सही से स्टाफिंग कर लेते हैं तो। सो one more importance of what? Staffing. Now we will study about the next point, that is optimum utilization of human resources। optimum utilization of human resource क्या बोलता है? एक्चुअली यहाँ पे optimum utilization resources तो होता है, मतलब सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे जस्ट बिकॉज आपने सही इंसान को वो काम करने के लिए दिया है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। सी, बचपन में आपने कभी ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वाली कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, ऐसी कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी कि विलेज एरियाज में क्या होता है, इतना सा फील्ड होता है, 12 मेंबर्स होते हैं फैमिली में,
और 12 के 12 यहीं पे काम कर रहे होते हैं। सोचिए, छोटा सा फील्ड है लेकिन 12 के 12 जो भी मेंबर्स हैं फैमिली के, वो सारे के सारे इसी फील्ड पे लगे हुए हैं। हार्डली 1-1 घंटे का काम रहता है सबका, हार्डली। मतलब ये भी आप ऐसे मानिए ऑल्टरनेट डेज, कि एक दिन एक बंदा 1 घंटा चला जाएगा, दूसरे दिन उसकी जगह दूसरा बंदा चला जाएगा, ऐसा होता है यहाँ पे। यहाँ आप मुझे बताइए, इंडिविजुअल इंसान की जितनी कैपेसिटी बनती है, क्या उतना काम उससे लिया जा रहा है? सोच के देखिए, छोटा सा फील्ड है और 12 लोग हैं जो लगे हुए हैं उसी फील्ड पे। क्या यहाँ पे हर वो इंसान जो उस पर्टिकुलर फील्ड पे काम कर रहा है, क्या वो अपने पूरे एफर्ट्स को, क्या वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर पा रहा है? क्या वो अपने पूरी मेहनत को यूटिलाइज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, क्योंकि भैया इतने से फील्ड पे इतने लोगों का क्या काम है। ये बोलते हैं इसलिए भी स्टाफिंग ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पास्ट कुछ इस तरह का रहा है। हमारे यहाँ पे हम ये काम किया करते थे कि छोटे छोटे फील्ड्स पे बहुत सारे लोग मिलके काम किया करते थे, तो ऐसे में लोगों ने अपनी क्षमता ही बुला दी है। तो स्टाफिंग इंश्योर करता है कि सही टाइम पे सही लोग तो प्रेजेंट हो, लेकिन एट द सेम टाइम जितने रिक्वायर्ड है ना, सिर्फ उतने ही ह्यूमन बींग्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो। ये नहीं कि काम इतना है और लोग इतने सारे हैं, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि काम इतना है और लोग इतने सारे हैं। दोनों ही चीज़ों को रोकती है स्टाफिंग। ये बोलते हैं यहाँ पे, through manpower planning and job analysis, we can find out the number of employees and type of employees required in the organization. Organization में कितने number of employees चाहिए at the same time, टाइप किस तरीके का, मतलब किस तरीके के एम्प्लॉयज चाहिए, ये दोनों ही इंश्योर करती है स्टाफिंग। मतलब वो पहले से ही देख के रखते हैं कि भैया किस टाइप के लोग चाहिए और कितने नंबर में चाहिए, तो वो सारे हमारे पास अगर हैं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। दो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ओवर मैनिंग जो यहाँ पे हो रहा था ना, कि एक काम के लिए 12 लोग लगे हुए थे जिसमें हार्डली 3 लोगों का काम था, तो वो ओवर मैनिंग थी, मतलब मैन एक्स्ट्रा थे। वेयर एज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल और शॉर्टेज ऑफ पर्सनल भी नहीं होगी, मतलब कम लोग भी नहीं पड़ेंगे, सही प्रॉपर लोग होंगे। अगर 3 रिक्वायर्ड है तो 3 ही होंगे, 1 या 12 नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। एंड एट द सेम टाइम हर एक इंसान की यूटिलाइजेशन को भी प्रॉपरली, हर एक इंसान के एफर्ट्स को भी प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा, ना ओवर यूटिलाइज किया जाएगा ना अंडर यूटिलाइज किया जाएगा। अब देखिए, जैसे ये इंसान है, इकलौता इंसान है घर में, इसको सारा काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इकलौता इंसान है घर पे काम करने वाला, तो ये सारे काम इसको करने हैं। क्या ये सारे काम ढंग से कर पाएगा? 1 ना 2 तो भूल ही जाएगा। तो यहाँ पे इसको ओवरबर्डन किया हुआ है, ज़्यादा काम दिए हुए हैं कम लोगों को। ऑन द अदर साइड फैमिली में 12 लोग हैं लेकिन काम 1-2 है, तो यहाँ पे फैमिली के पूरे लोगों का पावर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, एफर्ट्स भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो यहाँ पे काम कम है, लोग ज़्यादा हैं। ये चीज़ भी ना हो, वो चीज़ भी ना हो, ये इंश्योर करती है स्टाफिंग। स्टाफिंग इंश्योर्स कि जितने भी लोग हैं वो हमने इस तरीके से तय किए हैं कि ना ज़्यादा काम हो और कम लोग हो, ना ज़्यादा लोग हो कम काम हो, काम भी उतना हो, लोग भी उतने हो जितना रिक्वायर्ड है उस काम के लिए। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उन्हीं को आपने हायर किया हुआ है और उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी को आप ले रहे हैं विदाउट ओवरबर्डनिंग देम। इट्स नॉट लाइक कि लोग हायर कर लें लेकिन उनको काम पे कर दिए जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। आप काम भी उन्हें उतना ही दो जितना रिक्वायर्ड है और एट द सेम टाइम उतने लोग हायर करो जितने रिक्वायर्ड हैं। सो अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ
ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज हेल्प इन कंपीटिंग। अब हमारे 3 पॉइंट्स बचे हैं, 3 पॉइंट्स के बाद इंपॉर्टेंस वाले सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, हेल्प्स इन कंपीटिंग। ओके, ये क्या बोलता है, इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। देखिए, विलेजेस में ऐसा होता है ना, यूजुअली 2 बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं जो आपस में compete करती रहती हैं, बाकी सब गरीब लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, ठीक है। इस फैमिली के लड़के ने डिसाइड किया कि मैं तो फार्मर बनूंगा, मैं तो क्या बनूंगा, फार्मर बनूंगा। जैसे इसने डिसाइड किया, इसने बोला हाँ भैया मैं भी फार्मर बनूंगा। इसने भी साथ में डिसाइड कर दिया कि मुझे भी फार्मर बनना है। इसने अपने पापा को बोल के एक पूरा का पूरा फील्ड अपने नाम करवा लिया फॉर फार्मिंग पर्पस। अब ये बोला मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे बाप के पास भी बहुत सारा वो है। तो इसने भी सेम चीज़ की कि अपने पापा से एक फार्मिंग फील्ड ले लिया। ये इंसान ने डिसाइड किया मुझे फार्मर बनना है, तो उसने अपने डैड से फार्मिंग के लिए फील्ड ले लिया। उस इंसान ने भी यही सोचा कि ये बन रहा है तो मैं भी बनूंगा, वो है ना कंपटीशन चल रहा है, तो उसने भी फील्ड ले लिया। अब इसने अपने यहाँ पे एक ट्रैक्टर लिया, इसने अपने यहाँ पे एक ट्रैक्टर लिया। कौन से उसके ट्रैक्टर आते हैं, बहुत फेमस वो है नाम, आई एम नॉट एबल टू रिमाइंड दैट। एनीवेज, ट्रैक्टर लिया इसने अपने लिए। इसने देखा इसने ट्रैक्टर लिया, इसने फट से खुद भी अपने डैड को बोल के एक ट्रैक्टर ले लिया, सेम कंपनी का, महिंद्रा के आते हैं गैस, महिंद्रा ट्रैक्टर। हाँ, तो महिंद्रा के दोनों ने ट्रैक्टर ले लिया, ठीक है। अब इसने कुछ और इक्विपमेंट्स लिए, जैसे कि जेसीबी, इसने भी देखा, इसने भी ले लिए। अब आप यहाँ पे एक बात समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि ये भी दर्शा रहे हैं कि फिजिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं या फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो तो आप एक दूसरे के समान ले सकते हो। मान लो 2 आर्टिस्ट हैं, ठीक है, एक बहुत क्लासिक आर्टिस्ट है, एक थोड़ा एवरेज है। कलर्स तो वो भी परचेज कर सकता है, कलर्स ये भी परचेज कर सकता है, ब्रशेस वो भी परचेज कर सकता है, सेम ब्रशेस ये भी परचेज कर सकता है, कैनवस वो भी ले सकता है, सेम कंपनी का कैनवस ये भी ले सकता है। फर्क कहाँ आएगा दोनों की आर्ट में? आप मुझे बताओ, स्कूल यूनिफॉर्म आप भी लेते हो, आपका कॉम्पिटिटर भी लेता है, बैग आप भी लेते हो, आपका कॉम्पिटिटर भी लेता है, बुक्स आप भी लेते हो, सेम बुक्स आपका कॉम्पिटिटर भी लेता है, पर मार्क्स डिफरेंट क्यों आते हैं? ऐसा क्या हो जाता है जो सारी चीज़ें सेम होने के बावजूद, कोचिंग क्लास भी आपने सेम ज्वाइन की थी, टीचर ने पढ़ाया भी आपको बिल्कुल सेम, तो ऐसे में आपके ज़्यादा मार्क्स और उसके कम मार्क्स क्यों आए? क्योंकि आपने मेहनत उतनी की। तो यहाँ पे मेहनत कौन कर रहा है? इंसान मेहनत कर रहा है। तो ये बोलते हैं 2 लोग सेम किस्म के फिजिकल इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स एक इंसान के डिफर करते हैं, और यही तो पूरा कंपटीशन लाई करता है। कंपटीशन इस बात पे थोड़ी ना है कि तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास है कि नहीं है, कंपटीशन इस बात में है कि तुम्हारे पास जो है उससे तुम क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, और मेरे पास सेम चीज़ अगर है तो उससे मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ। सो ये है क्या? कंपटीशन। सो बेसिकली व्हाट दे से, 2 ऑर्गेनाइजिंग कैन ईजिली acquire same type of physical and financial resources. 2 organizations actually can acquire same type of physical and financial resources. 2 organizations same physical और financial resources ले सकती है, but what helps organization to win over the other is the efficient staff. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की कंपैरिजन में बेहतर कैसे निकल के आती है? क्योंकि उसका स्टाफ वैसा होता है। The organization with efficient staff can easily win over its competitors. ऐसी organization जिसमें efficient staff होता है वो easily win over कर सकती है, मतलब दूसरे वाले को पिछाड़ सकती है, just because उसके पास क्या है? efficient staff है। So दोबारा से देखिए, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्चुअली? ये बोलते हैं कि भैया आप और आपका कॉम्पिटिटर
सेम सामान ले सकते हो, सेम सामान ले लिया, सेम आपने कुछ और लेना था, पैसे वैसे लेने थे वो ले लिए, सेम और रिसोर्सेज लेने थे वो ले लिए, लेकिन आपके और आपके कॉम्पिटिटर के बीच में जो एक्चुअल कंपटीशन होता है ना, वो आपके एफर्ट्स का होता है, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स ने किस तरह से परफॉर्म किया उसका होता है, आपकी और उसकी परफॉर्मेंस का होगा कंपटीशन। कंपटीशन कैनवस, कलर्स और ये ब्रशेस वगैरह का नहीं होगा, कंपटीशन होगा कि आपने कितने एफर्ट्स लगा के एक मास्टरपीस तैयार किया है, एक पेंटिंग तैयार की है। सो दिस पॉइंट सेज हेल्प्स इन कंपीटिंग, मतलब जब दो लोग compete कर रहे होते हैं वो सेम तरह के इक्विपमेंट्स ले सकते हैं पैसा सेम होने के बावजूद, बट जो स्टाफ होता है वही तय करता है कि कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन जीतेगी। आपके सारे इक्विपमेंट, सारे रिसोर्सेज सारे सेम हो सकते हैं, लेकिन आपका स्टाफ तय करेगा कि आप जीतेंगे या आपका कॉम्पिटिटर जीतेगा। सो दिस वाज अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। Now we will be discussing about the next point, that is improves job satisfaction and morale of the employees। ये क्या बोलता है? ओके, इसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा बचपन के दिनों में। क्या कभी बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मॉम या डैड ने बोला हो कि बेटा मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे एक व्हाट इट इज़ कॉल्ड, वो एक चूसने वाली लॉलीपॉप गिफ्ट करूँगा, ठीक है, मैं तुझे शाम में एक लॉलीपॉप दिलाऊंगा। या आपकी मॉम ने कभी बोला हो कि बेटा मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे शाम में ना एक चॉकलेट दिलाऊंगी। हुआ है कभी ऐसा? और उस टाइम पे जब आपको ऐसा लालच दिया जाता था तो उस टाइम पे आप कितना काम अच्छे से करते थे, मतलब बिना किटकिट किए, बिना मना किए, बिना रोके, बिना कैसे भी फट से जाके काम करते थे, क्योंकि आपको पता होता था कि लॉलीपॉप मिलेगा अगर हम अच्छा काम करेंगे, या फिर हमें कैंडी मिलेगी अगर हम अच्छा काम करेंगे। तो बचपन से ही हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि जब आपको किसी चीज़ के लिए कुछ इंसेंटिव मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो उस काम को आप बहुत ही मेहनत और शिद्दत से करते हैं। और क्या चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट को उठाया मैनेजमेंट वालों ने और इन्होंने बोला इस चीज़ को तो हम अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं इंसर्ट करेंगे, और कर दिया स्टाफिंग के रूप में। स्टाफिंग में एक पार्ट आता है अप्रेजल का, जहां आप एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं लोगों की परफॉर्मेंस और उनको उसके बेसिस पे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। स्कूल में जब पूरा साल आप नीट ड्रेस पहन के आते थे तो आपको एक प्राइज मिलता था एट द एंड ऑफ द ईयर एनुअल फंक्शन पे, कि नहीं मिलता था? जब आप स्कूल में बिना अटेंडेंस अपनी शॉर्ट किए हुए लगातार जाते थे तो आपको एक अवार्ड मिलता था। जब आप स्कूल में ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी करते थे तो आपको एक अवार्ड मिलता था। और ये अवार्ड्स ना सिर्फ आपको बूस्ट करते हैं कि आप अपना अच्छा दें, बल्कि आपके आसपास वालों लोगों को भी एनकरेज करते हैं कि वो भी अपना अच्छा दें ताकि उनको भी अवार्ड्स मिल सके। सो वही सेम चीज़ हमने क्या कर दी, स्टाफिंग में इंसर्ट कर दी। हमने स्टाफिंग में बोला अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे हम आपको उसके लिए रिवॉर्ड देंगे। अगर आप दिखाते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो हम भी इन शॉर्ट आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में देंगे ही देंगे। सो व्हाट दे से, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। बहुत लोगों की ऐसी गलत फहमी होती है कि स्टाफिंग का मतलब सही इंसान को हायर कर लेना अपनी पोजीशन के लिए, अपनी जॉब के लिए। लेकिन सिर्फ यहाँ पे स्टाफिंग की स्टोरी एंड नहीं होती, इसके बाद भी बहुत कुछ होता है। हमने पता लगाया था अप्रेजल के बारे में, हमने पता लगाया था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये सब हो रहा था तभी तो हमारी स्टाफिंग प्रॉपर चल रही थी, तभी तो हमारी स्टाफिंग कंप्लीट हो पा रही थी। तो स्टाफिंग सिर्फ सही इंसान को अपॉइंट करने पे ख़त्म नहीं होती है, वो उसके बियॉन्ड जाती है, जिसमें इंसान की ट्रेनिंग होती है। जब जब ज़रूरत पड़ती है कि हाँ इसको कुछ नया सिखाना है, अब ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, तो ट्रेनिंग दो उसको।
जब भी प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है कि हाँ इतने साल इसने डेडिकेट किए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कि अब इसको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो प्रमोशन दो। कॉम्पनसेशन, जब उसको चोट लग गई काम करते करते तो उसको उस चीज़ का कॉम्पनसेशन दो। ये एक्सेट्रा करने से भी आप क्या कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर तुम अपना 100% दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हें एट टाइम्स रिवॉर्ड देगी उस चीज़ के बदले में। सो इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ क्या बोलते हैं। अब देखो मुझे ये बताओ, तुम स्कूल हर रोज़ बहुत अच्छी ड्रेस पहन के जाते थे, बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। एट द एंड ऑफ द ईयर जब तुम्हें एनुअल फंक्शन पे अवार्ड मिलता था, कितनी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती थी। यूँ नहीं फील होता था यार मैंने इतने एफर्ट्स लगाए तो इन्होंने रिकग्नाइज किया मेरे एफर्ट्स को। जब ऑर्गेनाइजेशन में आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाता है, जब लोग आपकी मेहनत को सराहते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बोल रहे हैं कि जब भी स्टाफिंग प्रॉपर होती है तो वो हेल्प करती है आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट करने में, एंड एट द सेम टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ और प्रोडक्टिविटी देने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको उस प्रोडक्टिविटी के बदले में रिजल्ट मिल रहे हैं। होता है ना वो बीपीओ वाली कंपनी में कि तुमने इतने क्लाइंट्स हैंडल कर लिए ना तो तुम्हें हर क्लाइंट पे ना एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम इंसेंटिव मिल पाए। तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमें पता है कि जब कोई आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करता है तो आप दिल से काम करते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग भी आती है और एट द सेम टाइम आपका बेनिफिट तो हो ही रहा होता है, रिवॉर्ड तो आपको मिल ही रहा होता है। सो दिस वॉज 6th पॉइंट। अब बचा है हमारा सिर्फ एक छोटू सा पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। ये क्या बोलता है, ये बोलता है नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट without efficient staffing function, because all the functions are performed by human beings and human beings join the organization by staffing function only. अब देखिए मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। मैनेजमेंट में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, समझ जाइए। तो मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, मैनेजमेंट में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आप ध्यान दें तो प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है, रोबोट्स द्वारा प्लानिंग होती है क्या, इंसान ही करते हैं ना प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग किसके द्वारा की जाती है, अगेन इंसानों द्वारा। डायरेक्टिंग, आपको लीड करना, आपको मोटिवेट करना कौन करता है, इंसान करता है। रोबोट आपके सामने खड़ा हो और वो आपको बोल रहा हो कि चलो चलो उठो काम करना है, चलो चलो उठो काम करना है, चलो चलो उठो काम करना है। अब रोबोट विल कीप्स ऑन रिपीटिंग, बट क्या आपका उस पर कोई वो होगा। वहीं कोई इंसान खड़ा हो कि आपको बोले चलिए उठिए काम करना है, तो आपके मन में कैसे वो जग जाएगी कि हाँ यार काम करना है, एनर्जी से बोल रहा सामने वाला इंसान। तो ऐसे में आप सोचिए कि यहाँ पे हर एक फंक्शन किसने निभाया, इंसान ने निभाया। और उस इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में लाए कैसे, उस ऑर्गेनाइजेशन में लाए उस इंसान को स्टाफिंग के थ्रू। तो हुआ ना स्टाफिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टाफिंग सही से हुआ तभी तो बाकी सारे फंक्शन अच्छे से होंगे। वैसे तो मैं आपको बोल चुकी हूँ कि वैसे सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरे फंक्शन के लिए, मतलब प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं होगी, डायरेक्टिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो वैसे ही स्टाफिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बिना सही स्टाफ के, बिना एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के, बिना सही इंसान के एट द सही पोजीशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन पूरा नहीं कर सकते हैं। गलत एम्प्लॉय, गलत प्लानिंग, गलत ऑर्गेनाइजिंग और गलत ही डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग और गलत रिजल्ट। लेकिन वहीं सही इंसान, सही प्लानिंग, सही डायरेक्टिंग, सही कंट्रोलिंग, सही एवरीथिंग एंड सही विल बी द सक्सेस ऑफ द कंपनी। सो ये लास्ट पॉइंट बोलता है कि भैया स्टाफिंग अच्छी हुई है तो सब अच्छा होगा, स्टाफिंग अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एंड दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, योर स्टाफिंग।
नाउ आई होप आपको स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। विद दैट, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं वही सेम एग्जाम्पल आपको लेने हैं। आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स चूज़ कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, बट प्रेफरेबल यही रहता है कि जब भी आप अपना कोई पॉइंट बता रहे हैं सामने वाले इंसान को, एक एग्जाम्पल की मदद से समझा दीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं तो सामने वाले को वो पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है इन कंपैरिजन टू आपने डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दी हो तो। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा हर एक फंक्शन को आप कैसे समझाएं, आप एग्जाम्पल की मदद से समझाएं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। नोट्स चाहिए अगर आपको इस वीडियो के तो वो आप ले सकते हैं उस लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड इसके अलावा 4th to 12th किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इशू जाए तो मैग्नेट रेंज पे ऑलरेडी वीडियोज़ बने हुए हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।